हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नव क्लासेस। कैसे आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनटी यूजीसी नेट के लिए पेपर 1 का पेपर एनवायरनमेंट यूनिट का टॉपिक विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। हाँ, वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। तो विशेष है डेफिनेटली पूरी हो। ठीक है, चलिए। सो फ्रेंड्स, जब हम देखेंगे कि एकदम गंदा स्लज का पानी जो होता है, ठीक है, गंदे नाली का गार्बेज वाला पानी जो होता है, वो जो वाटर है उसको आप साफ करके पीने लायक कैसे बना सकते हैं, ये हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वेस्ट वाटर आपके सामने आता है। ये एक नॉर्मल सा डायग्राम है जिसको मैं जस्ट ओवरव्यू दे रही हूँ, डिटेल में हम ये आगे करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर होता है प्राइमरी, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। ठीक है, जो प्राइमरी है ना, प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर आपका जो पानी है और गंदा पानी है पूरा, उसको स्क्रीनिंग से गुजरना होता है। एवरीथिंग आई विल शो, जस्ट बी पेशेंट। देन वो ग्रिट में थोड़ा पानी को रख दिया जाता है कि जो नीचे गंदगी है वो नीचे ठहर जाएगी। फिर आगे प्राइमरी क्लैरिफिकेशन स्लज की जाती है। फिर बाद में सेकेंडरी में उसको हवा के साथ मिक्स किया जाता है एरिएशन के थ्रू। फिर सेकेंडरी क्लैरिफिकेशन उसकी हो जाती है। लास्ट में उसके अंदर जो भी अभी भी कुछ इन्फेक्शंस है, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उनको डिसइंफेक्शन किया जाता है, फिर जाके पानी पीने के लायक बनता है। क्वेश्चन में ये लिखा होता है कि विच ऑफ फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ प्राइमरी, पार्ट ऑफ सेकेंडरी, पार्ट ऑफ टर्शरी। तो वो इस चार्ट से आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो मैं आपको डिटेल में अभी समझाती हूँ। देखो, सबसे पहले जो स्क्रीन्स होती है, स्क्रीन्स होती है एक तरीके की छन्नी। ठीक है, मतलब कि जो आप यहाँ देख रहे हो, ठीक है, इस तरीके से ये क्यों लगाई जाती है मैं ये डिटेल में बताती हूँ तो समझ आएगी। आर यू रेडी फॉर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट? यस, चलिए। तो सबसे पहले तो ये है गंदा पानी, दिख रहा है सबको? आर एबल टू सी मूवमेंट ऑफ रो सर्वर सीवर वाटर। रो सीवर वाटर, इस तरीके से गंदा पानी आ रहा है। अब उसको स्ट्रेन करने के लिए, छानने के लिए स्क्रीन्स लगाई गई हैं। तो सेकंड स्टेप आपका ये होगा कि स्क्रीन से छनेगा पानी। ठीक है, अब इस स्क्रीन से क्या साफ होगा? ये स्क्रीन दिख रही है आपको? आई थिंक यू कैन सी दैट, यस और नो? या जूम करूं? अभी दिख रही है आपको जी। सो फ्रेंड्स, इसमें आप देख रहे हो कि पॉलिथीन साथ में बाहर ही अटक गए। तो ये जो स्क्रीन है इसका बेस्ट आकार तिरछा क्यों होता है? वाई? वो इसलिए क्योंकि तिरछे में जो गंध है वो यहाँ फंसने का ज्यादा चांस होते हैं। हम चाहते हैं कि जो बड़ा बड़े पॉलिथीन हैं, बड़े बड़े चीजें हैं जो बाहर ही छन सकती हैं, सॉलिड्स, यस, तो वो ज्यादा से ज्यादा बाहर रह जाए। ठीक है, दिस इज द रीजन। सो फ्रेंड्स, ये जो स्क्रीनिंग है इसके अंदर बहुत सारी चीजें फंस जाती है। मान लो डायपर्स हो गए बच्चों के, सैनिटरी नैपकिन हो गए, क्लीनिंग रूम वाइप्स, प्लास्टिक बैग, तो ऐसी ऐसी चीजें तो बाहर बड़ी बड़ी होती है, वो बाहर ही रह जाएंगी। तो एटलीस्ट हमने मोटा मोटा कूड़ा तो बाहर ही छान लिया, राइट। देन स्क्रीन जो होती है उनके आजकल टाइप्स भी होते हैं कि ये टोटल कितनी चौड़ी होगी। तो 6 to 150 mm की स्क्रीन को बोला जाता है कोर्स स्क्रीन। ठीक है, एंड 0.5 के की स्क्रीन को बोला जाता है, उससे कम की स्क्रीन को बोला जाता है माइक्रो स्क्रीनिंग। एंड फाइन, जिसके अंदर 6 mm से भी छोटी तारें होती हैं, ये उनको बोला जा सकता है। ठीक है, तो एक तरीके से संगली टाइप कह सकते हैं इनको। आई होप फोटो से समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, यस। वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए भी वेरी नाइस, किसने बोला? ऋतुपर्णा ने बोला। वेलोसिटी को मतलब जो पानी का बहाव है ना, उधर से बाहर से आएगा, एकदम से जाएगा। तो पानी के बहाव की जो वेलोसिटी है उसको मेंटेन करने के लिए भी इनको तिरछा लगाया जाता है जी। सो फ्रेंड्स, टाइप ऑफ स्क्रीन, स्क्रीन बिल्कुल बार की जैसे भी होती है, जैसे अभी जेल की सलाखी का एग्जांपल दिया हमने, बार। ठीक है, रैक स्क्रीन भी इनको कहते हैं। बैंड स्क्रीन भी होती है जिसके अंदर बेल्ट सी लगी होती है। परफोरेटेड प्लेट स्क्रीन भी होती है जिसके अंदर फिक्स बैंड्स होते हैं, कुछ विंग्स, मतलब कि जैसे पंख होते हैं उस तरीके की स्क्रीन्स होती हैं। डिस्क, गोल गोल जाली टाइप की भी होती है। ग्रेट स्क्रीन या मैश स्क्रीन, उसकी जो सलाखें हैं वो कहीं में भी कैसे भी मिक्सअप की तरह जाती है, यस, वो। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये आता है कि
जो पानी का बहाव है वो जो स्क्रीन के अंदर जाएगा उसकी नॉर्मल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? सो दैट इज मेंशन कि लेस देन और इक्वल टू 0.75 टू 1 मिली पर सेकेंड, ठीक है। तो इतनी उसकी वेलोसिटी होनी चाहिए, ये आइडियली मानी जाती है। तो अगर आपने हिंदी में देखना था तो बार, बैंड, छिद्रित, विंग, डिस्क, ठीक है, छंछरी, इस टाइप की जो स्क्रीन्स होती हैं। तो भाई अभी आपको पहला स्टेप अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहले गंदे से गंदा पानी स्क्रीन से गुजारना है ताकि मोटी मोटी सॉलिड वेस्ट बाहर रह जाए। एवरीवन यस? देन नेक्स्ट स्टेप की तरफ आएंगे। स्टेप 3 इज एरिएशन। अभी हमने पिछले जो बात करी वो कहीं ना कहीं प्राइमरी का पार्ट था। अब एरिएशन के अंदर हम क्या करेंगे? इसके अंदर जो पानी होता है उसको एयर के संदर्भ में लेकर आया जाता है, ठीक है। सो इस वाटर को एयर के मेनली करवाया जाता है, इंट्रैक्शन करवाया जाता है एयर से। सो डिजॉल्व मेटल लाइक आयरन, हाइड्रोजन सल्फाइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये सब ऑक्सीडाइज किए जाते हैं। अब ये कैसे किए जा सकते हैं? आप यहां देख सकते हो, अगर पानी को बिल्कुल ऊपर से उछाला जाएगा या फिर फाउंटेन की तरह उछाला जाएगा तो आप सोचिए कि जो हवा है, हवा के साथ वो वाटर का मिक्सचर एक तरीके से होगा, ठीक है। सो एरिएशन का प्रोसेस है कि हम चाहते हैं पानी में ऑक्सीजन की मात्रा को ऐड करना, और ये नेचुरली किया जा सकता है पानी को ऊपर उछाल के और हवा में फेंक के। इज दिस क्लियर? यस। सो यहां देख रहे हो झरनों की तरह वाटर को एक तरीके से फेंका जा रहा है, तो यहां जो हवा चल रही है उससे ऑक्सीजन का इंटरेक्शन होगा, रिएक्शन होगा पानी के साथ, तो इसको बोलते हैं एरेशन। इज दिस क्लियर विद एवरीवन? ग्रेट। एरेशन के बाद आप सेडिमेंटेशन की तरफ आते हैं। सेडिमेंटेशन में क्या होता है? देखो सेडिमेंटेशन ये है, लेकिन आप इस बीकर से समझ सकते हो। पहले तो बेसिक जो हम एक्सपेरिमेंट करते होते हैं, आप सोचो एक बीकर है, उसके अंदर आपने पानी भर के रखा गंदा और बहुत देर तक छोड़ दिया, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, नीचे उसका सैंड और ऐसी चीजें नीचे रह जाएंगी ना जो हैवी है। ऊपर साफ पानी कहीं ना कहीं रहेगा, रिलेटिवली क्लीन वाटर ऊपर आएगा, राइट। सिमिलरली यहाँ पर सेडिमेंटेशन टैंक होता है, ठीक है। आ रहे हैं भाई, अभी नहीं आए, क्यों भाग रही हो रितु आज? सो फ्रेंड्स, सेडिमेंटेशन टैंक कुछ इस तरीके से बनाया जाता है जो कि थोड़ा ऐसा स्लोप का रहता है, और इसके अंदर अगर आप पानी को थोड़ी देर के लिए ठहरा दोगे तो फिर नीचे जो गंदगी होगी उसको ये इस वाली पाइप के थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा, और ऊपर वाला पानी को आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर भी एक जगह है, इधर से यूटिलाइज किया जा सकता है, ठीक है, साफ पानी को। यस। अब आए हैं आपके फिटकरी की तरफ, इतनी जल्दी भागना। सो फ्रेंड्स, स्टेप 5 में आएगा वो कोएगुलेशन। कोएगुलेशन के अंदर केमिकल वाटर ट्रीटमेंट टेक्निक है जिसके अंदर अल्टर करते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस, पार्टिकल्स पानी के अंदर, ताकि जो सॉलिड्स है वो रिमूव हो सके। तो यहां पर क्या करते हैं, एलम का यूज करते हैं। एलम को क्या बोलते हैं? फिटकरी बोलते हैं। इसका केमिकल नेम है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, और आपके घर पे भी इसको यूज किया जा सकता है टैंकी को साफ करने के लिए, काफी लोगों ने यूज किया भी होगा। इसको फिटकरी बोलते हैं, फिटकरी। यस। और इससे जो पानी साफ होता है उस प्रक्रिया को बोलते हैं फ्लोकेशन। मैं वो समझाऊंगी क्या होता है। देखिए, सबसे पहले कोएगुलेंट एडिशन, हम कोएगुलेंट्स में डाल रहे हैं, ठीक है, कोएगुलेंट्स को इसमें डाल रहे हैं। देन कोएगुलेंट एब्जॉर्ब इनटू इम्प्योरिटीज। कोएगुलेंट्स क्या है? एक तरीके से फिटकरी डाली या एलम डाला आपने, ठीक है। तो जब हम एलम पानी में डालेंगे तो जो छोटे छोटे कण होंगे ना, जितने भी, वो सारे उसके साथ आके चिपक जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को ही बोलते हैं कि उसके फ्लॉक्स बन गए। अब मैं जूम करके दिखा देती हूँ अगर आपको देखना है तो। देखिए, तो ये जो फिटकरी हमने डाली है और ये जो मिट्टी वगैरह है, ये सारे इसके साथ चिपकने लग जाएगी। तो ये जो चिपक रही है इसका मतलब ये उसके फ्लॉक बन गए, तो इसको फ्लोकेशन बोलते हैं। फ्लॉक फॉर्म्ड एंड सेटल्ड। और जो फ्लोकेशन है उसके अंदर क्या हो रहा है, फ्लॉक बने और वो भारी हो गए, भारी होने की वजह से नीचे ही सेटल हो गए हैं। नाउ अंडरस्टूड? यस।
ओके, सो इतना आपको समझ में आ गया। अब मैं चलती हूँ फिर नेक्स्ट स्लाइड पे, कोएगुलेशन में क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज फिल्टरिंग। अब इसमें जो ऊपर वाला पानी था आपने उसको फिर साइड कर दिया। अब उसके बाद अब पानी को दोबारा से छानने की कोशिश की जाएगी और फिल्ट्रेशन किया जाएगा। तो ये सेकेंडरी लेवल का फिल्ट्रेशन होने वाला है। तो सॉलिड पार्टिकल कंप्लीटली एलिमिनेट करने के लिए पानी को फिल्टर किया जाता है। अब इस स्टेज पे आप सोचेंगे कि मैम इतना साफ करने के बाद फिर आप गंद डाल रहे हो। रुको, समझो कि इतना साफ करने के बाद भी यहाँ पर आपने वो कहानी तो सुनी होगी ना, पेबल्स सैंड वाली कहानी, बिल्कुल ऐसे ही नीचे ग्रेवल्स रखे हुए, ग्रेवल मतलब मोटे मोटे कंकड़, और उसके ऊपर रखी हुई है सैंड बिछाई हुई है। ठीक है, तो नीचे कंकड़ है, ऊपर सैंड है, पानी ऊपर से आ रहा है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि जो सैंड है वो भी बहुत सी चीजें अपने अंदर सॉक कर लेती है, और फिर उसके बाद जो ग्रेवल है उसमें भी छनता है पानी, एंड अगेन यहां से बाहर जा रहा होगा ये चीजें जो नीचे आ रही है, और साफ वाला पानी आप आगे यूज कर सकते हो। तो ये एक्चुअली छानने की एक और प्रक्रिया है जिसमें, वेरी गुड, ग्रेवल एक्ट एज नेचुरल फिल्टर। ग्रेवल्स क्या होते हैं, ग्रेवल मोटे मोटे कंकर टाइप होते हैं पेबल्स के जैसे, तो यस वो भी फिल्टर करता है। समझे, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। तो क्वेश्चन आता है कि ग्रेवल क्या होता है, तो ग्रेवल का जो साइज है वो 10 mm का होता है, सैंड रेत का जो साइज है वो 1 mm का होता है, और इसमें से भी पानी जब छन जाएगा तो और ज्यादा क्लीन हो जाएगा। ठीक है, गुड, हाँ ये भी फिल्टर करता है। तो इससे कौन से वाले पार्टिकल्स निकल गए इस प्रक्रिया तक, यहां तक आपके नॉन लिविंग पार्टिकल्स तो निकल गए, लेकिन अभी भी आपका जो पानी है उसमें ऑर्गेनिजम्स बचे हैं, जैसे जिसकी वजह से वायरस हो सकता है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म जो दिख भी नहीं रहे हैं आपको, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कह सकते हो आप। लिविंग वाले बचे हैं, नॉन लिविंग निकल गए हैं, लिविंग आर रिमेनिंग। अब क्या करें, डिसइंफेक्शन करना पड़ेगा। तो अब हम स्टेप 7 में डिसइंफेक्शन करेंगे टू रिमूव ऑल लिविंग इम्प्योरिटीज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्लोरिनेशन किया जाता है, जो आप में से किसी ने कमेंट किया था थोड़ी देर पहले। ठीक है, हाँ क्रो वाला जैसे सुनिए अभिषेक, गुड। तो फ्रेंड्स, रिमूव ऑल लिविंग इम्प्योरिटीज के लिए हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्लोरिनेशन करना होता है, मतलब क्लोरीन का यूज करना होता है। आपने कभी अपने घरों में भी सुना होगा कि म्युनिसिपैलिटी से जो पानी आ रहा है उसमें क्लोरीन की स्मेल आ रही है, क्योंकि उसमें क्लोरीन डाला होता है ताकि ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ये भी ना रहे और पानी और साफ हो जाए। ठीक है, लेकिन उसकी कई बार स्मेल भी आती है अगर ज्यादा हो जाए तो। ओजोन का भी यूज किया जाता है, अल्ट्रावायलेट लाइट का भी यूज किया जाता है। आप में से कितने बच्चों के घर में आरओ यूज हो रहा है? अगर आप आरओ यूज कर रहे हो तो उसमें ब्लू लाइट दिखती है, कैन यू सी दैट? क्या आपने कभी देखी है? हैव यू सीन एवर? कभी भी देखी हो आपने ब्लू लाइट चल रही होती है, तो एक्चुअली वो यूवी लाइट है। ठीक है, वो अल्ट्रावायलेट लाइट है, तो समझे? वेरी गुड। सो क्लोरीमाइन, ये सब मेन तरीके हैं जिससे डिसइंफेक्शन किया जाता है, उससे भी डिसइंफेक्शन ही होता है। ठीक है, हाँ जी, नॉर्मल फिल्टर कैंडल देखो, अब डिपेंड करता है कि आपने आरओ लगाना है कि नॉर्मल फिल्टर कैंडल वाला लगाना है। ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। अगर आपके पास म्युनिसिपैलिटी का पानी आता है तो फिर वो ऑलरेडी क्लोरिनेटेड करके देते हैं, मैंने बताया था ना आपको, अभी बताया, तो इसलिए आपको उसको आरओ लगाने की जरूरत नहीं है, फिर आप नॉर्मल एक्वागार्ड लगाए। ठीक है, लेकिन अगर आपके घर में आपका जो पानी है वो बोरिंग वाला आ रहा है, ठीक है, ग्राउंड वाटर आ रहा है या फिर समरसीबल वाला आ रहा है, देन यू शुड यूज आरओ, सो दैट उसके अंदर से ज्यादा डिसइंफेक्शन करने के लिए, अगर क्योंकि वो बाहर से तो कोई क्लीन करके नहीं दे रहा ना, फिर आपको खुद डिसइंफेक्शन करना पड़ेगा, तो देन यू शुड यूज आरओ। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस, क्योंकि एक्वागार्ड जो है वो ऑस्मोसिस है, रिवर्स ऑस्मोसिस आपका फिर आरओ में होता है। नाउ क्लियर कि ग्राउंड वाटर अगर आ रहा है देन आपको फिर खुद भी ये यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज अगर म्युनिसिपैलिटी से जो नॉर्मल गवर्नमेंट का मीठा पानी कहते हैं कोई, वो आ रहा है, देन देयर इज नो नीड टू यूज आरओ, यू कैन यूज एक्वागार्ड। क्लियर? सो पोटेशियम परमैंगनेट, फाइटोकैटालिस्ट
स्टैटिस्टिक मतलब पढ़ लेना यार अब, ठीक है। डिसइंफेक्शन, नैनो फिल्ट्रेशन, क्लोराइन डाइऑक्साइड, इन सब को भी यूज किया जा सकता है जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डिसइंफेक्शन करने के लिए, उनको हटाने के लिए, ठीक है। सो इस तरीके से ये प्रक्रिया है। अच्छा, एक और चीज थी, ये रहा यूवी डिसइंफेक्शन सिस्टम लगा रहता है उसमें, आरओ में, तो ये भी किया जा सकता है। और भी मैं दिखाती हूँ, जियोलाइट का भी यूज किया जाता है। सॉफ्टनिंग कैसे कर सकते हैं पानी की। अब जो पानी है, आपने सुना होगा कि हार्ड वाटर होता है काफी, तो हमें थोड़ा बहुत उसको सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। सो वाटर सॉफ्टनिंग इज प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कैल्शियम। अब पानी में ये इस बात को देखते मेरे को एक चीज याद आ गई, किसी और को याद आई? हमने पानी लिया कौन सा था? वी टुक सीवर का, गंदा नाले का पानी, राइट? आप लोगों को याद आ रहा है कुछ? और जो सीवेज का पानी होता है, सीवर का पानी होता है, गंदे नाले का पानी होता है, उसमें मैक्सिमम कैल्शियम होता है। डू यू नो अबाउट इट? 70% से अबव, 73% समथिंग एज पर रिपोर्ट मैक्सिमम कैल्शियम होता है। तो भाई हमें कैल्शियम इतना ज्यादा भी नहीं लेना है, सो यू हैव टू रिमूव दैट। एंड मैग्नीशियम, ओकेजनली आयरन, आयरन के जो आयंस होते हैं, ठीक है, आयरन मतलब कि लोहे के कुछ आयंस होते हैं उसके अंदर, बिल्कुल उसको भी हमें रिमूव करना होगा। सो दीज आयन मेक इट हार्डर फॉर आइटम्स कंटेनिंग अदर पॉजिटिविटी चार्ज, मतलब इसकी वजह से ना हमें पानी पचने में भी समय लगता है, ठीक है, तो हार्ड वाटर हो जाता है। तो हार्ड वाटर में मतलब पानी में से ये हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर करने के लिए हमें ये हटाना पड़ेगा। अंडरस्टूड? सो वाटर सॉफ्टनिंग एलिमिनेट करते हैं हार्मफुल मिनरल्स फ्रॉम द वाटर इन दिस वे। जो पानी है उसमें हार्मफुल मिनरल्स जो होते हैं उनको हटाने का काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, सॉफ्टनिंग के लिए भी अगेन ये डिफ्यूजर्स लगे होते हैं जो पानी को ड्रेन करते हैं। तो इस तरीके से इसका भी प्रॉपर काम होता है, कंट्रोल करता है हेड को। देन सॉफ्टनिंग करने के लिए कुछ एग्जांपल मैं देती हूं आपको, जैसे कि जियोलाइट यूज किया जाता है। मैं अभी थोड़ी देर पहले बता ही रही थी आपको, मैंने ये वर्ड बोला था कि नहीं? यस। सो जियोलाइट एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है एल्यूमिनियम, सिलिका एंड सोडा का। तो इसका यूज किया जाता है ताकि पानी को सॉफ्ट बनाया जा सके। क्वेश्चन आ सकता है, हार्ड वाटर इज पास थ्रू बेड ऑफ आयन एक्सचेंज। तो यहाँ पर ये जो आयन है, आयन का एक्सचेंज हो रहा है, इनके थ्रू पानी को गुजारा जाता है, ठीक है। कैल्शियम, मैग्नीशियम फिर इससे रिमूव हो जाता है और आयन एक्सचेंज प्रोसेस की वजह से ये क्या होता है, पानी सॉफ्ट हो जाता है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। वेरी गुड। हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू रिकॉल एवरीथिंग? फ्रेंड्स, फिर हम क्या करते हैं, देखो अब पानी में मिनरल्स की मात्रा भी काफी होती है, तो डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस होता है। पानी की जो क्वालिटी है उसको और ज्यादा निखारने के लिए हमें डीमिनरलाइजेशन का प्रक्रिया करनी होती है, जो कि सॉफ्टनिंग टेक्निक का ही दूसरा तरीका है, ठीक है। अगर आप जियोलाइट यूज नहीं कर रहे हो तो दूसरा तरीका जियोलाइट की जगह पे आप क्या यूज कर सकते हो? डीमिनरलाइजेशन का मेथड यूज कर सकते हो। ओके, सो आयन एक्सचेंजर प्रिपेयर किया जाता है कार्बन नेशियस मटेरियल या रेजिन से। सो इसके अंदर फिर से डीमिनरलाइजेशन की प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से मिनरल्स जो है वो हमारे पानी से निकल जाती है, ठीक है। सो दीज आर वाटर सॉफ्टनिंग मेथड, जो कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर लेबोरेटरी में किए जाते हैं। यस और नो? यस, ठीक है। सो अभी आपका होमवर्क क्या है कि जो भी मैंने स्टेप्स बताए हैं वो लिखे, और अगर सबसे पहली वाली फोटो आपको दिख रही है तो उसमें से देख के लिखे कि प्राइमरी में क्या आ रहा है, सेकेंडरी में क्या आ रहा है, टर्शियरी में क्या आ रहा है, क्योंकि पेपर में यही आता है, ठीक है। अंदर का मटेरियल मैंने डिटेल में फोटो दिखा दिखा के समझाया है, तो मुझे लगता है आज फोटोज देखने के बाद आप नहीं भूलेंगे, ठीक है, प्रॉमिस। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं आपसे कुछ एमसीक्यूज ले लूं। ऑफ कोर्स ये पीपल एनवायरनमेंट के टोटल टॉपिक में से है एमसीक्यूज, ठीक है। तो लेट्स सी, to characterize hazardous waste following character are taken into account. Yes, so hazardous waste को अगर हम देखें तो किस किस को देखना पड़ता है, हमें कंसिडर करना पड़ता है? ओके, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। इग्निशियबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी चीज जो इग्नाइट होती है, मतलब कि जो एक तरीके से स्पार्क होती है, ठीक है, जलती है, ज्वलनशीलता। यस, इट्स रिटन हियर। कोरोसिविटी का मतलब पानी की वजह से जंग लगता है मटेरियल्स पे, ठीक है। एंड देन
रिएक्टिविटी मतलब चीजें आपस में रिएक्ट करती है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का मतलब है कि उसमें मैग्नेट चिपकता है, तो ये बेसिकली इससे हैजार्ड कहाँ हुआ ये तो पता नहीं चल रहा। जंग लगना इज हैजार्ड, रिएक्शन करना कैन बी हैजार्ड कि एकदम से रिएक्ट कर गई जो कोई चीज, ठीक है, और आग लगना इज ऑल्सो इशू। यस, सो फ्रेंड्स स्टेटमेंट, एक्वाटिक वीड, वीड होते हैं अनचाहे पेड़ पौधे, आर फास्ट ग्रोइंग वीड विच कैन अटेन वेरी लार्ज प्रोडक्टिविटीज व्हेन कल्टीवेटेड ऑन न्यूट्रिएंट रिच वेस्ट। मतलब कि अगर ऐसा वेस्ट है जिसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज्यादा है तो वो बहुत ज्यादा होने लग जाते हैं, ठीक है। सो सच एज डोमेस्टिक सीवेज, वाटर, हायासिंथ, सैल्विनिया, डकवीड आर सम एग्जांपल ऑफ एक्वाटिक वीड। क्या ये भी सही है? सुपर डुपर करेक्ट। एंड जिनको नहीं पता था अब ये नोटिस कर ले कि यस, ये डोमेस्टिक ये जो वीड्स होते हैं मतलब अनचाहे पेड़ पौधे जो पानी के अंदर पाए जाते हैं उनकी टाइप्स हैं, ठीक है, ठीक है, उनमें से कुछ एग्जांपल्स हैं, यू कैन नोट डाउन एंड यू कैन जस्ट रीड। मिथेनॉल को क्या वुड अल्कोहल भी बोलते हैं एंड हैज मच हायर ऑक्टेन रेटिंग देन गैसोलीन। क्या इसकी ऑक्टेन रेटिंग गैसोलीन से ज्यादा होती है? ये सारे क्वेश्चन 2021-22 में प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। अगर आपको लगता है कि ये मैम क्या करा रही है, इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत पीछे है। बेस्ट इज टू टेक सब्सक्रिप्शन एंड ये सारी चीजें आपके कवर में कराती हूँ मैं। हाँ जी, मेथेनॉल और नव क्लासेस कोड से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में गेट सब्सक्रिप्शन का लिंक भी दिया हुआ है। एंड ये सारे क्वेश्चन आपको कोई घबराने की बात नहीं है, क्वेश्चन बैंक वाली बुक में मिल जाएंगे, यू कैन गेट इट। ये इस बैच और नेक्स्ट बैच के लिए दोनों के लिए चलेगी, ठीक है। सो सेकंड गलत क्यों है? क्योंकि मिथेनॉल बर्न विद हायर फ्लेम टेम्परेचर देन गैसोलीन और डीजल, बल्कि गैसोलीन और डीजल ज्यादा फ्लेम में बर्न होता है। तो अदरवाइज हम ओनली मिथेनॉल क्यों नहीं यूज कर रहे वाहन में? हम लोग गैसोलीन का मीनिंग बताए सब, मैंने बताया हुआ है क्लास में। गैसोलीन इज पेट्रोल, ठीक है, तो हम पेट्रोल का या डीजल का क्यों यूज कर रहे हैं? मिथेनॉल की सिर्फ 20% ब्लेंडिंग क्यों कर रहे हैं? मिथेनॉल एंड इथेनॉल की जस्ट थोड़ी सी ही ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग मतलब मिक्स करते हैं, पूरी तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। गुड। सो ये वाला गलत है, उल्टा दे रखा है। ओजोन लेयर को अगर हमें मेजर करना है तो वो किस यूनिट में मेजर की जाती है और कितनी आइडल रेशियो है इसकी? जी, ओके, 220 डॉप्सन यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया में अकॉर्डिंग टू नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन सी है गोल नंबर 9 के लिए, जिसके अंदर इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बोला गया है? विच वन इज बेस्ट अमंग देम? सो माय डियर फ्रेंड्स, देयर आर 2 आंसर्स। सो आपने जो भी आंसर दिया यू आर करेक्ट, ठीक है, दोनों बच्चों को मार्क्स मिले थे। गुजरात एंड केरला आर करेक्ट। नेक्स्ट, अगर कोल फायर थर्मल पावर प्लांट की टोटल एफिशिएंसी 35% है और हमने जो इलेक्ट्रिसिटी परफॉर्म किया पावर प्लांट से लाइटनिंग के लिए तो हमने 20% यूज किया है, ठीक है, और टोटल एफिशिएंसी 35% है, तो बेसिकली ओवरऑल एफिशिएंसी का कितना यूज किया गया है कोल को लाइटनिंग में करने के, कोल लाइटनिंग करने के लिए? कमाल हो गया। क्यों? क्योंकि 35% तो टोटल है उसकी एफिशिएंसी, उसका भी हमने 20% यूटिलाइज किया है, तो टोटल बना 7। हाउ 35? समझ गए ना? मतलब सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट इट। सो कन्वर्ट कर देंगे हम। सो अर्थ डे कब मनाया जाता है? यूएनओ एनवायरमेंट डे, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। व्हेन वी सेलिब्रेट दीज डेज? Yes, so Earth Day is celebrated on 22nd April.
United Nations Organization Day celebrated on 24th October, Environment Day 5th, and International Day of Education is 24 जनवरी, और 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी इंडिया में मनाया जाता है। टारगेट 7 गोल जो है उसमें क्या क्या इंक्लूड है? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का 7th गोल पे क्या क्या इंक्लूड है? हम वो कौन था, हमारा पहला इंजीनियर गोविंद चौधरी ने हमारे देश के लिए इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करे। क्या करें हम? इक्विपमेंट्स, ई से क्या था? सो माय डियर फ्रेंड्स, हियर द आंसर इज यूनिवर्सल एक्सेस टू मॉडर्न एनर्जी, ग्लोबल परसेंटेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, एंड डबल इंप्रूवमेंट करनी है एनर्जी एफिशिएंसी की। ठीक है, सो ये सब आपका है। So friends, by the year 2020, one of target sustainable development to reduce death injury by road traffic. Road traffic accident से हमें death injuries को कम करना है। कितना % कम करना है जी? How many % we want to reduce? देखो एलाइड सब्जेक्ट में आ जाता है ना शिवम, फिर उससे अगर आपका ज्योग्राफी में पीजी है लेकिन आप पीएचडी एस्ट्रोनॉमी में करना चाहते हो तो यस यू कैन, अलाइड सब्जेक्ट्स में आ जाता है वो, तो थोड़ा लिंक्ड है, यू कैन डू। सो 50% कम करना है माय डियर फ्रेंड्स। नेट जेएरएफ के लिए नव क्लासेस यूट्यूब चैनल पे भी मैंने आपकी लाइव वाले टैब पे आना, आपकी डेली की जेएरएफ ऊर्जा मैराथन ली है हर एक यूनिट की। ठीक है, और पेपर 2 कॉमर्स की भी मैं यहाँ पे मैराथन ले रही हूँ। नव क्लासेस पे जो कोर्सेज मिल रहे हैं जिसके अंदर मैं आपको कंप्लीट कंसेप्ट बताती हूँ, उसके साथ प्रीवियस से क्वेश्चन भी बताती हूँ, पढ़ाती हूँ, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी कराती हूँ। ठीक है, एंड ऑल्सो आपका टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाती है। तो आपका शुरू से लेकर एंड तक पहले कंप्लीट कोर्स चलता है और उसके बाद क्रैश कोर्स चलता है, उसके बाद आपका रिवीजन चलता रहता है। ठीक है, और इस पूरे के साथ रात को 9 PM वाली क्लास में आपका MCQs प्रैक्टिस मैं करवाती हूँ। ठीक है, तो इस फुल फ्लेज कोर्स के लिए आप देख सकते हो नव क्लासेस पे चल रहा है 20% डिस्काउंट विद नव 20 कोड। पेपर 1 योद्धा बैच अगर आप लेते हो कंप्लीट, तो अगर आप जून के लिए ले रहे हो तो 6 मंथ प्लस 1 मंथ, हर एक में 1 मंथ फ्री भी मिल रहा है। 3 ईयर का, 2 ईयर का, 1 ईयर, 3 ईयर एंड 2 ईयर, इन सब में 1 मंथ फ्री मिल रहा है। उसके ओरिजिनल प्राइजेस ये है, न्यू प्राइजेस ये है। और अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो पर मंथ आपको अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ का पड़ेगा इतने का। ठीक है, 744 का। अगर 1 ईयर का एक साथ ले लेते हैं तो आपको 555 का पड़ेगा, एंड 2 ईयर का लेने पे 448 का। ठीक है, जितना ज़्यादा लेते हैं उतना पर मंथ आपको सस्ता मिलता है। तो दिस इज़ द कंप्लीट प्राइस। इफ़ एनी क्वेरी आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हो। ठीक है, कि कैसे पेमेंट करना है एंड ऑल। सो यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 प्लस पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए आपका सबसे बड़ा फ़ायदा हो जाता है यहाँ पे 2 इयर्स वाले में, क्योंकि पेपर 1 के प्राइस में आपको एक तरीके से पेपर 1 प्लस पेपर 2 कॉमर्स दोनों मिल जाते हैं। यहाँ पर देख रहे हो पर मंथ, ये पर मंथ की सारी गेम है। जैसे अगर आप 7 मंथ का लेते हो तो पर मंथ आपको इतना का बढ़ता है। 13 मंथ का लेने पे आफ्टर डिस्काउंट यू आर गेटिंग ऑन फॉर दिस मच। ठीक है, 11,210 में 1 ईयर का, एंड 2 ईयर का जस्ट थोड़ा सा अमाउंट और डाल के आपका 14,410 में पड़ जाता है। तो आपको कॉमर्स या मैनेजमेंट या पेपर 1 के लिए सारी की सारी यूनिट्स मैं खुद करवाऊंगी। ठीक है, और कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, एंड दैट इज़ द बेस्ट बेनिफिट दैट यू आर गेटिंग। अब आ जाते हैं हम रिसर्च मेंटरशिप कोर्स पे। अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आप यूजीसी नेट जेआरएफ इसी जनवरी एग्जाम में निकालने वाले हो, राइट, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको नेक्स्ट तैयारी करनी पड़ेगी पीएचडी की। तो पीएचडी के एंट्रेंस के लिए रिसर्च प्रपोजल के कोर्सेज, और पीएचडी के लिए रिसर्च प्रपोजल प्लस आगे जाके आपको पेपर तो लिखने ही लिखने हैं, तभी आपके आगे क्या होगी, परमानेंट प्रोफेसर आप बनोगे, राइट। क्योंकि अगर आप कहोगे ना कि नहीं मुझे नहीं करना है ये सब, तो फिर परमानेंट नहीं बन पाओगे। बिकॉज इन एनी केस सभी यूनिवर्सिटी में एपीआई स्कोर के अंदर रिसर्च आर्टिकल्स लिखने का वैल्यू है। ठीक है, अभी इनिशियल लेवल पे परमानेंट बनने के लिए आपको एपीआई स्कोर, अभी मेरी यूनिवर्सिटी में एनएसयूटीआई में भी निकला था, 30 एपीआई स्कोर कम से कम मांग ही रहे हैं। और वो कहाँ से आएंगे?
राइट, पेपर लिखे होंगे और कम से कम वो 5 पेपर आर्टिकल लिखा हुआ है उन्होंने। IIT IIMs में प्रोफेसर बनना चाहते हो उसमें भी लिखा हुआ है कि 5 आर्टिकल्स उनको चाहिए ही चाहिए, राइट। तो इसलिए PhD के सफ़र प्लस आपका असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सफ़र, अगर आपको अभी PhD नहीं भी करनी है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, परमानेंट होना है, यू नीड रिसर्च आर्टिकल्स। नए बैच में मैंने आपको बता दिया क्या क्या मिलने वाला है। कंप्लीट ऑल यूनिट्स के कंसेप्ट, PYQs एक्सपेक्टेड क्वेश्चन विद एनोटेशन, इन ऐप PDFs, टेस्ट सीरीज, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस ढेर सारा, जिसकी वजह से आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो।